नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। तो सड़क पर किसान और महासंग्राम। केंद्र की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार 2014 से लेकर अब तक किसानों को खुशहाल और समृद्ध बनाने का दावा करती रही। इसके बावजूद पिछले 6 सालों में मोदी सरकार के खिलाफ देश के किसान कई बार सड़क पर उतरकर आंदोलन कर चुके हैं। हालांकि इस बार कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ किसान आक्रोशित है। कृषि कानून के खिलाफ धरना देने के लिए दिल्ली चलो मार्च के तहत पंजाब और हरियाणा के हजारों किसान दिल्ली की तरफ पैदल कूच कर रहे हैं और इस प्रदर्शन की आग का असर अब यूपी तक भी फैल गया है। यूपी में भी भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने प्रदर्शन का ऐलान किया और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। लेकिन हरियाणा में कई जगहों पर किसानों को रोकने की तमाम कोशिशें की गई। न मानने पर पानी की बौछारें, आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे थे और सड़कें खोद दी गई। इसके बाद भी किसान दिल्ली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि पंजाब से चले किसानों को दिल्ली आने की इजाजत मिल गई है। किसान सिंधु बॉर्डर से दिल्ली आ सकेंगे और इस दौरान पुलिस की टीम उनके साथ ही रहेगी। लेकिन इसके तुरंत बाद किसानों ने सिंधु बॉर्डर पर पथराव शुरू कर दिया। दिल्ली पुलिस ने किसानों को बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में इकट्ठा होने की परमिशन दे दी है। पुलिस का कहना है कि किसान वहां इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो सड़क पर किसान, तो जिम्मेदार इसका आखिर कौन? क्या किसानों को कोई गुमराह कर रहा है? कृषि कानून पर आखिर कौन पैर खींचेगा? तो ठंड में अन्नदाता पर पानी की बौछार आखिर क्यों? की टक्कर में कानून लड़ने के बाद आज जो पैसा 400 रुपए देता था वो 1500 रुपए किसान रहेगा, तूफान रहेगा। तो दिल्ली हरियाणा के बाद यूपी के किसानों का ऐलान और भाकियों ने भी दिल्ली कूच का ऐलान किया। मुजफ्फरनगर से चला काफिला मेरठ में रुका। मेरठ से शनिवार सुबह दिल्ली के लिए कूच करेगा दल और कृषि कानून के खिलाफ है किसानों का दिल्ली कूच। उधर पंजाब हरियाणा के किसानों का भी हल्ला बोल। पंजाब के किसानों के साथ यूपी के भी किसान सड़क पर दिल्ली बॉर्डर पर उतर चुके हैं और दिल्ली बॉर्डर पर जाम कर लिया है और यूपी के शहरों की जो सड़कें हैं वो भी बंद है। तो दिल्ली में सिंधु बॉर्डर से बुराड़ी में अनुमति मिल गई है। बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में प्रदर्शन कर सकते हैं और अभी भी किसानों को दिल्ली आने की इजाजत नहीं है। तो किसानों को लेकर हाई अलर्ट पर दिल्ली और यूपी प्रशासन। बहुत सारे सवाल हैं जो कि आज इस प्रदर्शन को लेकर खड़े होते हैं और सड़कों पर किसान है तो जिम्मेदार आखिर इसका कौन? क्या किसानों को कोई गुमराह कर रहा है और कृषि कानून पर कौन पैर खींचेगा? तो 5 तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ इंडिया की टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली जो तस्वीर है हापुड़ की, दूसरी तस्वीर नोएडा की, तीसरी गाजियाबाद की, चौथी मेरठ की, 5वीं मुजफ्फरनगर की। ये वो तस्वीरें हैं जहां पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन है मांगों को लेकर। जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं और कानून बिल को लेकर केंद्र सरकार से मांग है वापस लेने की और इसी वजह से अब उत्तर प्रदेश के किसान भी सड़कों पर उतर आए हैं। भाकियू नेता राकेश टिकैत ने कल ही ऐलान किया कि अब प्रदर्शन होगा उत्तर प्रदेश में भी और पंजाब और हरियाणा के किसानों का समर्थन के तहत ये प्रदर्शन किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। तो हापुड़, नोएडा, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और मेरठ की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। पुतले भी फूंके गए और प्रशासन की भी हालांकि पूरी मुस्तैदी है और वो तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि ये प्रदर्शन उग्र रूप ना ले। तो बहुत सारे सवाल हैं जो इस पूरे प्रदर्शन को लेकर खड़े होते हैं। न्यूज़ इंडिया आखिर पूछता है कि सड़कों पर किसान है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या किसानों को कोई गुमराह कर रहा है? तो कृषि कानून पर आखिर कौन पैर पीछे खींचेगा, किसान या फिर सरकार? तो ठंड में अन्नदाता पर पानी की बौछार आखिर क्यों? कृषि बिल पर सरकार किसानों को समझाने में फेल क्यों? तो सड़कों पर किसान जिम्मेदार कौन और ठंड में अन्नदाता पर पानी की बौछार क्यों? कृषि बिल पर सरकार किसानों को समझाने में फेल क्यों हुई? तो तमाम सवाल हैं जो कि इस प्रदर्शन पर खड़े होते हैं।
ये तमाम सवाल है जो कि इस प्रदर्शन को लेकर खड़े होते हैं। आखिर कृषि कानून पर पैर पीछे कौन खींचेगा, क्योंकि इजाजत दे दी गई है यहाँ पर किसानों को कि वो दिल्ली में जाकर प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन ठंड में अन्नदाताओं पर पानी की बौछार क्यों की गई? कृषि बिल पर सरकार किसानों को समझाने में क्यों फेल हुए? तो इस वक्त की बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी। किसानों ने निरंकारी ग्राउंड आने से इनकार कर दिया है। बुराड़ी निरंकारी ग्राउंड आने से किसानों का इनकार। सिंधु बॉर्डर पर अड़े किसानों को मिली थी इजाजत, किसान दिल्ली आने पर अड़े हुए हैं। तो जिस तरीके से किसानों को इजाजत दे दी गई थी कि वो निरंकारी ग्राउंड पर जाकर प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन किसानों ने इनकार कर दिया है कि वो निरंकारी ग्राउंड नहीं जाएंगे। तो बुराड़ी निरंकारी ग्राउंड आने से किसानों का इनकार। सिंधु बॉर्डर पर ही किसान अड़े हुए हैं। हालांकि जब सिंधु बॉर्डर पर किसान अड़े हुए थे, लगातार दिल्ली आने की मांग कर रहे थे, तब इजाजत दी गई थी कि वो निरंकारी ग्राउंड पर जाकर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो सिंधु बॉर्डर पर जब अड़े थे, किसानों को इजाजत मिली थी, लेकिन किसानों ने मना कर दिया है कि उन्हें निरंकारी बॉर्डर नहीं जाना है। किसान दिल्ली आने पर ही अड़े हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो परमिशन दी गई थी किसानों को, किसानों ने इनकार कर दिया है कि वो निरंकारी ग्राउंड जाकर प्रदर्शन नहीं करेंगे। तो सड़क पर किसान महासंग्राम, और इस विषय पर खास चर्चा के लिए हमारा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। देवेंद्र प्रमुख बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। संजय गुप्ता कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपको न्यूज़ इंडिया पर। यतेंद्र कसाना किसान नेता, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपको न्यूज़ इंडिया पर। अनिल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। मनोज यादव सपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। वंशराज दुबे प्रवक्ता भी, आप प्रवक्ता हैं, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले मेरा सवाल यहाँ पर रहेगा किसान नेता से। सवाल मेरा यही है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है किसानों का, हरियाणा और पंजाब के किसान ही सड़क पर क्यों उतरे? देखिए, ये सवाल ही गलत है कि मैं देख रहा था अभी कि किसान को कौन गुमराह कर रहा है, क्या कोई गुमराह कर रहा है। सवाल ये होना चाहिए कि किसान ये क्यों कर रहा है। देखिए, जिस किसान की धरती पर ये दिल्ली बसी है, और उसी किसान को आज दिल्ली में घुसने से रोका जा रहा है। दूसरा सवाल ये है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, सरकार तो ऐसा क्यों कर रही है। देखिए, किसान कहीं ना कहीं परेशान है, उसकी समझ में नहीं आ रहा है। वो बिल जो सरकार लेकर आई है, और सरकार ने लेकर नहीं आई, सरकार ने थोपा है, क्योंकि बगैर किसी बहस के संसद में बहस होनी चाहिए थी, किसान संगठनों से बात होनी चाहिए थी, और कहीं ना कहीं किसान का वर्जन जानना चाहिए था सरकार को कि वो क्या चाहता है। वो सब बगैर जाने, बगैर ये समझे बगैर इस बिल को लाया गया, थोपा गया, और आज पूरे देश का किसान इसमें परेशान है। इसमें सिर्फ हरियाणा और पंजाब का ही किसान नहीं है, दक्षिण भारत, पूरे भारत का किसान इसमें परेशान है। तमाम जगह पर हरियाणा और पंजाब का किसान नजर आ रहा है, और अब ये यूपी तक पहुंच चुका है। मैं ये मान सकता हूं कि यहाँ का किसान ज्यादा जागरूक है। आप ये मान लीजिए, जब देश में हरित क्रांति की बात कर रहे हैं, जब तमिलनाडु के किसान जंतर मंतर पर आकर प्रदर्शन कर सकते हैं, 2017 की ही बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, और आप जागरूकता की बात कर रहे हैं कि किसान जागरूक नहीं है। सिर्फ हरियाणा पंजाब का किसान जागरूक है। मैं आपको बताता हूँ, क्या मध्य प्रदेश का किसान नहीं आ रहा है? क्या मेघा पाटकर को कल बदरपुर पे नहीं रोक, उत्तर प्रदेश में घुसने से नहीं रोका गया? समाज सेविका है ना, किसानों की आप बात करें तो सड़क पर क्यों नहीं? किसान की बात समाज सेविका कर सकती है क्या? ये जरूरी है कि किसान की बात किसान समाज सेविका नहीं कर पाएंगी? क्या ऐसा है? क्या हरियाणा का किसान नहीं कर रहा प्रदर्शन? क्या पंजाब का नहीं कर रहा? क्या उत्तर प्रदेश का नहीं कर रहा है? आप किस किस राज्य का चाहते हैं कि प्रदर्शन करे, तभी सरकार सुनेगी। क्या 4 या 5 या 6 हिंदी भाषी राज्य के किसान यदि इस पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि बड़े ऐसे राज्य हैं कि जो कृषि में अपना दखल ज्यादा रखते हैं, तो वहां का किसान ज्यादा जागरूक है, वो जल्दी समझ गया इस बात को, तो वो कहीं ना कहीं परेशान है। सरकार को इनकी बात समझनी चाहिए, सुननी चाहिए, बात करनी चाहिए। ठीक, बीजेपी नेता देवेंद्र प्रमुख आपके पास आएंगे। देवेंद्र जी, जिस तरीके से अभी यहाँ पर यतेंद्र कसाना ने कहा कि पहली बात तो ये कि जागरूक हरियाणा और पंजाब का किसान ज्यादा है, यूपी का किसान ज्यादा है, इसी वजह से सड़क पर उतरा है। लेकिन आपसे मैं सवाल पहले ये पूछना चाहूंगी कि आखिर किसान सड़क पर उतरा ही क्यों है? जब ये बिल पास किया गया था तो क्या किसानों को ये समझाया नहीं गया था? रितु जी, सबसे पहले क्लियर करना चाहूंगा कि बिल जो है बिल्कुल लोकसभा के माध्यम से हुआ है, राज्यसभा के माध्यम से हुआ है, बहुमत के साथ हुआ है। और दूसरी बात, जो आपने क्वेश्चन उठाया कि किसान बरगलाने वाली जो बात है, बड़ी दमदार और शानदार बात है।
और आखिर पंजाब से शुरुआत क्यों हुई? आखिर पंजाब के किसान को क्या दिक्कत है? देखिए, पंजाब किसानों की सबसे बड़ी मंडी है। पंजाब में सबसे बड़ा जो बिचौलिया की बात है, एक भूमिका है जिस मंडी में कम से कम 8.5% से लेकर और 12% बिचौलियों की भूमिका होती है। और इसमें गिने चुने वो लोग हैं जिनको तय करके और सड़कों पर उतारने का काम किया जा रहा है, जिससे सरकार की छवि खराब हो। और इसमें कहीं ना कहीं जो सरकार के अगेंस्ट दल हैं, वो किसी ना किसी रूप में छोटे छोटे रूप में इकट्ठे होकर, जैसे कहीं आप संख्या देखिए, नोएडा की बात कर रहे हैं, हमारे मित्र जिक्र भी कर रहे हैं कि यूपी में छोटा सा दिल्ली के पास का एक एरिया है, जो कुछ एक लोग गाड़ियों में बैठकर सिर्फ रोड को और उनको सरकार को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तब भी सरकार बहुत आराम से सारी बात सुनने के लिए तैयार है और सबकी बात सुन रही है। और कैबिनेट में माननीय मंत्री जो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी, उन्होंने स्वयं आगे बढ़कर कहा है कि जिसको बात करनी है, जिस तरीके से बात करनी है, किसान बिल पर हम बात करने के लिए तैयार हैं। और हम फिर कह रहे हैं, हम तत्परता के साथ तैयार हैं जहां किसान नेता चाहते हो, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग जो भूमिका निभा रहे हैं, उनको कहीं से कहीं तक हम शामिल नहीं करेंगे। कांग्रेस नेता संजय गुप्ता जी, संजय जी आप बताइए, देवेंद्र प्रमुख जी ने जिस तरीके से कहा है कि बरगलाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि विपक्ष सामने से ना आकर पीछे से वार कर रही है किसानों के जरिए। देखिए, कितना शर्मनाक है कि हम ये नहीं सुनना चाहते कि आज ये किसान क्यों सड़क पर है, उनकी बात हम सुनना नहीं चाहते। हम देखना ये चाहते हैं कौन कौन लोग इनके साथ हैं। अरे भाई, ये देश के अंदर एक लोकतंत्र है, यहाँ आजादी है, आजाद देश है, यहाँ किसी को किसी की मदद में खड़े होने के लिए कोई बंदिश नहीं है। और विरोधी पार्टी आज अगर सरकार की नीतियों का, जो गलत नीतियां हैं, उनका विरोध ना करे तो क्या करें। और आज किसान जो देश का अन्नदाता है, उसको भूखा मरने दें, उसके अधिकारों को नोचने दें, खरोचने दें, बेचने दें, दलाली करने दें। तो इन सब बातों पे यदि उनके साथ खड़ा हो तो इन्हें एतराज किया है। मैं कहना चाहता हूँ, आज जिस तरह का ये आंदोलन है, एक बार याद आती है दोबारा उस आजादी के आंदोलन की जिसमें पहले हम दोहरे अंग्रेजों से लड़े थे। और आज इस देश के अंदर जो राज कर रहे हैं काले अंग्रेज, जो तानाशाह है, उनको जो सुनना नहीं चाहते किसान को, जो सुनना नहीं चाहते श्रमिक को, जो सुनना नहीं चाहते अल्पसंख्यक को, जो सुनना नहीं चाहते महिलाओं को, उन लोगों के खिलाफ में आज अगर ये प्रदर्शन हो रहा है, याद आती है उन गोरे अंग्रेजों की, जिनके खिलाफ कांग्रेस ने पूरा मजबूती से एक आंदोलन लड़ा और देश ये आजाद हुआ। और उसके अंदर क्या भूमिका भारतीय जनता पार्टी की रही सभी जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं, आज वो इस देश के अन्नदाता को सुनना नहीं चाहते। ये सबसे बड़ी आज ये देखिए, ये तो कह रहे हैं कि गुमराह कर रहे हैं हम लोग किसानों को, विपक्षी दल, मगर इस देश की सरकार को गुमराह कौन कर रहा है? अडानी या अंबानी? कौन गुमराह कर रहा है? और किसके माध्यम से सरकार गुमराह हो रही है, किसके माध्यम से संचालित हो रही है, ये आज समझने की जरूरत है। ठीक, तो आप प्रवक्ता वंशराज दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी जान लेते हैं। वंशराज जी, जिस तरीके से बीजेपी ये बात कह रही है कि गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, इसी वजह से किसान सड़क पर उतरा है और आप सरकार भी पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है किसानों को। वंशराज जी, आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। वंशराज जी, इस पर आप क्या कहेंगे? सरकार बीजेपी ये कह रही है कि किसानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष पीछे से वार कर रहा है। आपने भी सपोर्ट किया है, आप सरकार पूरी तरीके से सपोर्ट में है किसानों के कि वो सही प्रदर्शन कर रही है? बिल्कुल हम लोग सपोर्ट में है और सड़क से लेकर सदन तक सपोर्ट में है। दूसरा, इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक लोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र का गला घोट कर जो किसानों का 3 बिल पास किया इन्होंने राज्यसभा और लोकसभा में, उस तीनों बिलों में भारतीय जनता पार्टी के महोदय यहाँ पे डींगे हाँकने का काम कर रहे हैं। जरा मुझे बता दें कि एमएसपी का कहीं कोई जिक्र है कि नहीं है? एमएसपी का तीनों बिल में कहीं नहीं है। और किसान को सिर्फ इसी बात की चिंता है, उसी बिल में ये कहा गया कि उसमें असीमित भंडारण छूट है। बताइए, असीमित भंडारण कौन करेगा? इस देश का बड़ा पूंजीपति करेगा, अडानी करेगा, अंबानी करेगा। किसी छोटे व्यापारी, किसी छोटे काश्तकार के पास इतना पैसा है नहीं कि वो असीमित भंडारण करेगा। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के महोदय जो बैठ के बोल रहे हैं कि आदरणीय कृषि मंत्री जी ने कहा कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, किसान को कोई ठगने का काम
नहीं हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, अरे जब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो सब लिखने में क्या फर्क होता था तीनों बिल में? आप तो लिख देते, यानी कानून की बात नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का, पंजाब का किसान जिसकी एमएसपी अगर 1950 रुपए है और अगर उसको एमएसपी नहीं मिल रही है, जो कि अभी भी है उत्तर प्रदेश में, मैं आपको बताऊं 800 रुपए क्विंटल किसान बेचने में अपना मजबूर है, और किस कोर्ट ऑफ जज के सामने जाएगा? क्या जज उसकी बात को सुनेगा? क्योंकि जब कानून में ही नहीं है, किसी बिल में ही नहीं है, तो जज उसकी बात को क्यों सुनेगा? आप बताइए मुझे कि क्या जब ये कहेगा, किसान कहेगा कि भैया प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था कि नहीं एमएसपी की कैसी कोई बात नहीं, सबको एमएसपी पे उनका रेट मिलेगा। और दूसरी बात है कि आज बताइए कि कितनी कड़ाके की ठंड में किसानों के ऊपर आप पानी बरसाने का काम कर रहे हैं, उनकी हड्डियां तोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रदेश प्रभारी राज्यसभा के सांसद आदरणीय श्री संजय सिंह जी ने जब इस बिल का विरोध किया सदन में, उन्होंने उनसे माइक जो टूट गई थी उसको लेकर पूरे देश में हंगामा किया भाइयों ने, और आज किसानों की हड्डियां तोड़ रहे हैं, उसमें कौन कहने वाला? ठीक। प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं मैं आपके चैनल के माध्यम से, ठीक। हवाई जहाज करके। ठीक वंशराज जी, सपा नेता मनोज यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक बार जान लेते हैं। मनोज जी, आप क्या कहेंगे इस पूरी बात पर? क्योंकि बीजेपी ये बात कह रही है कि किसान सड़क पर इसलिए क्योंकि बरगलाया जा रहा है, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में देखा गया कि किसान अब तक तो शांत थे, लेकिन जब हरियाणा और पंजाब के किसान सड़क पर उतरे हैं तो उत्तर प्रदेश में भी ये प्रदर्शन शुरू हो गया। हम चलते हैं बात सकारात्मक दृष्टिकोण। अगर आज की सरकार या उत्तर प्रदेश या इस सरकारों कह रही है जनता से कि ये जो बिल है ये एक अमूल चूल परिवर्तन कर देगा हमारे किसान भाइयों की जिंदगी में, तो फिर क्या दिक्कत है? किसानों को रोका क्यों जा रहा है? उनको अपनी बात कहने का अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है? आखिर आप अगर ये चाह रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बिल से किसानों को बहुत अच्छे दिन आ जाएंगे, तो कम से कम उन किसानों के दर्द को, उनकी तकलीफों को, उनके सवालों को, उनकी जो अपेक्षाएं हैं या जो आपके बिल में त्रुटियां हैं, उसके आधार पे उनकी बात सुना जाना जायज है कि नहीं? ये बीजेपी के हमारे साथी बड़ी जिम्मेदारी से जनता को जवाब दे भी इस डिबेट में। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, क्या बीजेपी के लोग इस बात को जताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल आने के बाद एक जादू हो जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी एक कपड़ा डालेंगे उसके नीचे गेहूं पड़ा होगा और कपड़ा हटा देंगे उसके नीचे 2000 की गड्डियां आ जाएंगी और वो किसानों को बांट दिया जाएगा? कुछ इस तरह की बात हो तब वो बता दे जनता को। लेकिन अगर ये सब कुछ नहीं है और उसके बावजूद किसान को रोका जा रहा है, तो निश्चित तौर पे ये षड्यंत्र है। ये बिल हमारे भारतीय किसान अन्नदाता के लिए नहीं, इस देश के पूंजीपतियों को मजबूत करने के लिए, उनके खजाने को भरने के लिए अगर लाया जा रहा है, तभी सरकार उद्दंडता कर रही। मैं अभी लखनऊ की आपको खबर बताता हूं, एक क्षेत्रीय किसान नेता हैं हरनाम सिंह वर्मा, उनके गांव से 3 किलोमीटर पहले कम से कम 4 जगह बैरिकेडिंग की गई है, 4 ट्रक पीएससी, एक छोटे किसान नेता के यहाँ। तो आप सोच सकते हो कि उत्तर प्रदेश में कैसे किसानों को, किसान आंदोलन को खड़े होने के लिए दबाया जा रहा है। अभी आपका एक सवाल था कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान इस आंदोलन को सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका में उद्दलित होकर कर रहे हैं, निश्चित तौर पर कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश का किसानों को दबाने का काम कर रही है। नहीं, ये आंदोलन निश्चित तौर पे पूरे देश में खड़ा होगा, और कोई भी आंदोलन एक जगह से शुरू होता है और वो धीरे धीरे उसकी जो लव है, जो उसकी आग है, वो पूरे देश में फैलेगी, जिससे किसानों को पता चलेगा कि उनके हक की लड़ाई दिल्ली के नजदीक के प्रदेश लड़ रहे हैं। तो तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, हैदराबाद, तेलंगाना जो भी किसान हैं, या हम छत्तीसगढ़ की बात कर लें, सबसे बड़ी मजबूत होती है, उन सब के किसान आंदोलित होंगे। लेकिन सरकार इस पे अत्याचार कर रही है और आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। ठीक, देवेंद्र प्रमुख जी, आपने सुना होगा कि किस तरीके से मनोज यादव ने ये बातें कही है कि सुना ही नहीं जा रहा किसानों को, इसी वजह से सड़क पर उतरे हैं। अगर बिल ठीक है तो आखिर किसान सड़क पर क्यों उतरा? रितु जी, बहुत अच्छे क्वेश्चन निकल कर आए हैं। आप मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए, मैं सब क्लियर करना चाहता हूं। इस देश की 65 से और 70-75 के बीच की आबादी देहात, गांव और किसान के बीच में निवास करती है, और किसान जो है इस देश की रीढ़ है, जो 50% को स्वयं प्लस करता है, जिससे देश चलता है।
और आज रोड पर जिसकी बात कर रहे हैं ना, जिस पे मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं, इन्हीं के वो लोग पंजाब से जो कुछ दिन पहले इन्हीं के कुछ एक नेता 10,000 20,000 रुपए का ट्रैक्टर खरीद कर उस पर बैठकर सवारी करते हैं और उसमें आग लगाकर सड़क पर छोड़ देते हैं, उसमें कई लोगों का नुकसान करने का काम करते हैं। इनकी ये जो दोहरी नीति है, ये जो भोले भाले लोगों को मैनेज कर सड़कों पर उतारते हैं, इससे सरकार को कहीं ना कहीं दिक्कतें होती है लॉ एंड ऑर्डर में, जिसे हम संभालने की कोशिश कर रहे हैं। वरना दिल्ली के लिए खुली छूट दे दी गई है, दिल्ली में आपको जहां जगह मिले आप जाकर अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन घुमा कर बात नहीं करें। अगर सेंटर में आपको बात करनी है तो रख सकते हैं। मेरे मित्र ने एमएसपी पर बात उठाई थी और उसको गलतफहमी है। अगर उनके पास कहीं भी आज धान की फसल से लेकर और रबी की फसल गेहूं अनाज तक बचा हुआ है तो एमएसपी के नीचे नहीं खरीदेगी। और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश पारित कर दिया अपनी मंडियों में कि एमएसपी से नीचे अगर कोई धान या कोई ठीक देवेंद्र जी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ठीक, वरिष्ठ पत्रकार अनिल शर्मा भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अनिल शर्मा, आखिर किसान, माफ कीजिएगा अजय शर्मा, आखिर किसान सड़क पर क्यों उतरा है? क्योंकि बीजेपी ये बात कह रही है कि जो भी वो मांगे हैं बीजेपी ने इन बिलों में पूरी कर रखी हैं, उनको बरगलाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए सड़कों पर उतरी है। और आखिर सिर्फ यहाँ पर हरियाणा और साथ में पंजाब के किसान है वही सड़कों पर क्यों उतरे हैं? उनको देखा देखी यहाँ पर उत्तर प्रदेश के किसान भी सड़क पर उतर गए हैं, बाकी और किसान जागरूक नहीं है इस वजह से, जैसे कि हमारे साथ किसान नेता यतेंद्र कसाना ने कहा। देखिए, सभी लोग जो है अपनी अपनी बात रख रहे हैं। सबसे पहला जो सवाल है इसके अंदर, जो किसान आंदोलन से खड़ा होता है, क्या सरकार जो है किसानों का भरोसा नहीं जीत पाई? क्योंकि 20 सितंबर को ये बिल जो है आया और उस पर एक बहस भी हुई। 8 सांसद इसमें निलंबित हुए, बिल की कॉपी भी फाड़ी गई, वो भी हमने देखा। जैसे आप पार्टी के बैठे हैं, संजय सिंह के साथ क्या हुआ वो सबके सामने है। उसके बाद कहा गया कि इसमें बातचीत होनी चाहिए, किसान नेताओं से बातचीत नहीं की गई, तो किसानों को ये लग रहा है कि उनके ऊपर इस बिल को थोप दिया गया, बातचीत नहीं की गई। बीच में किसानों को बुलाया गया था बातचीत करने के लिए, लेकिन नरेंद्र जो तोमर कृषि मंत्री हैं उन्होंने बातचीत नहीं की, उनके सचिव ने बात की और सचिव ने भी सिर्फ बिल के फायदे गिनाए हैं, जो फायदे गिनाए और फायदे सुनकर वो लौट आए। तो आप 2 महीने तक क्या वेट करते रहे कि किसान सड़कों पर उतरेगा तभी हम बात करेंगे? आज आप 3 दिसंबर में बातचीत करने की बात कर रहे हैं और उसके बाद भी जो है वो बात होगी या नहीं होगी, या फिर सिर्फ कृषि बिल के फायदे ही गिना दिए जाएंगे और उसको फिर टरका दिया जाएगा। तो किसान भरोसा नहीं कर पा रहा है। एक तो सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरा इसमें सबसे बड़ी ये चीज़ है, 2 डिटेल्स में मैं आपको फिर से बता दूं। एक तो जो भंडारण की जो एक नियम आया कि आप जो है स्टोरेज कर सकते हैं, जो स्टोरेज एक बहुत बड़ी चीज़ है, और यदि आप आपदा के समय में सिर्फ जो है स्टोरेज नहीं कर सकते हैं तो ये आप यानी कि एक तरीके से उनको लगता है कि ब्लैक मार्केटिंग को उसको बढ़ावा मिलेगा। ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरा, मंडियां खत्म हो जाने का उनके अंदर एक डर है कि मंडियां खत्म हो जाएंगी और खुला बाजार हो जाएगा, ये एक इसके अंदर है। तो और एमएसपी है, एमएसपी के ऊपर अभी तक कोई भी गारंटीड कानून की बात नहीं हुई है। तो यदि हम ये कहते हैं, अगर किसानों को ये बात समझा दी जाए, उनको कह दिया जाए या उनको ये कहा जाए कि इस बिल के अंदर एमएसपी पर एक कानून बन जाएगा, यदि कोई भी व्यक्ति एमएसपी से नीचे यदि खरीदता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बिल के अंदर इसका जिक्र नहीं है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री ने मन से कह दिया है कि ऐसा नहीं होगा। तो ये जो भरोसे की बात है, मुझे बहुत हैरानी होती है, जिस देश के अंदर जय जवान जय किसान का नारा लगता हो, उस देश के अंदर आज किसान जो है सड़क पर खड़ा है, और किसान सड़क पर खड़ा हुआ है और उससे बातचीत नहीं हो रही है, उसको सिर्फ रोकने की कोशिश की जा रही है, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर ठंडी पानी की बौछारें डाली जा रही है, लाठियां बरसाई जा रही हैं, आप किसानों की हड्डियां तोड़ रहे हैं। ठीक, ये एक सवाल है इसके अंदर। देवेंद्र जी, आपने ये सारी बातें सुनी होंगी जो भी अजय जी ने कही है कि आखिर जब एमएसपी को लेकर सिर्फ मुंह जबानी ये बातें कही जा रही है, लेकिन कहीं भी जिक्र नहीं है उसमें। रितु जी, एक चीज और क्लियर मैं करना चाहूंगा, अगर कहीं संशय इस चीज में लगता है, मैंने कहा अभी 3 दिसंबर का जिक्र मैंने किया है, वो माननीय कैबिनेट मंत्री का नाम लेकर किया है। अगर इसमें कहीं जरूरत पड़ती है और किसान इसमें अगर कुछ चीज चाहता है तो सरकार कहीं से कहीं तक इसमें कोई नुक्कड़ मना नहीं कर रही है। इसको सिर्फ रूप देने का काम किया जा रहा है
फिर मैं कह रहा हूं कि इसमें देश की एकता और अखंडता को, और जो राजनीति आज इस देश में चल रही है, जो आपने देखा था पीछे क्या हुआ था हाथरस कांड में, ये जो पीछे आपने देखा किसान कांड में, किस तरीके की घटनाएं घटती हैं, किस तरीके का ये धरना प्रदर्शन करते हैं, देश की राजधानी में जाकर इन्हें परमिशन देने के बाद भी वही जगह। देवेंद्र जी, बात किसानों के प्रदर्शन की हो रही है। एमएसपी को लेकर लगातार किसान मांग कर रहे हैं, और जब उनकी मांग ये है कि जो एमएसपी है जिसकी बात बिलों में की गई है, जब उस पर बिल्कुल फिक्स यहाँ पर सरकार ही नहीं है, सिर्फ मुंह ज़बानी बात कर रही है, तो वो तो मांग करेंगे ही ना। यहाँ पर और प्रदर्शन को क्यों लेकर आ रहे हैं? किसानों को लेकर आइए। मेरा एक सवाल है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ देवेंद्र जी, मेरे भाई, आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, आप मेरे अच्छे मित्र भी हैं। एक सवाल है छोटा सा। सन 2011 में माननीय प्रधानमंत्री जी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और सेंटर में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी एमएसपी को लेकर कि इसको क्या लागू कर दिया जाए। क्या उस वक्त वो जायज था और आज वो गलत है? क्या आप इसको नहीं कर सकते लागू? इस सवाल पर आगे कैरी ऑन करेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। सड़क पर किसान महासंग्राम पर चर्चा हमारी जारी है। पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, अब सीधा रुख करेंगे किसान नेता यतेंद्र कसाना के पास। यतेंद्र, जिस तरीके से आपने ये बात कही थी कि जागरूक है हरियाणा और साथ में पंजाब का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान, लेकिन एक बात जो दिल्ली कूच की हो रही थी, जब परमिशन दे दी गई निरंकारी ग्राउंड पर जाने की, तो इनकार क्यों कर दिया गया? देखिए, किसान जैसे राजधानी दिल्ली है, पूरे देश की राजधानी है, किसान धरती पुत्र है, उसकी ज़मीन पर ये शहर बसा है, तो उसे मैं ये क्यों मान लें कि आप उसको बॉर्डर पे ही रोक दिया जाए या एक ही जगह पर जाने से? ऐसा क्या डर है कि यदि वो चला जाएगा रामलीला मैदान, या चला जाएगा वो संसद पे, या चला जाएगा वो वोट क्लब पे, तो ऐसी कौन सी परेशानी आ जाएगी या ऐसी कौन सी बात है जो देश के सामने आ जाएगी जिसे सरकार रोकना चाहती है? मैं एक बात पूछना चाहता था अपने साथी जो भाजपा के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि बहुत ज़ोर शोर से कृषि बिल की बात करी जा रही है। कृषि बिल के अलावा कई सारी समस्याएं हैं किसान की। क्या गन्ने का पूरा भुगतान हो चुका है किसान का, जिसके लिए बहुत ज़ोर शोर से सरकार ढोल पीटती है चुनाव के आसपास? क्या जो बीमे की बात की गई थी, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री जी ने बहुत करोड़ों रुपए का विज्ञापन खर्च करके उस पर बात की गई थी, तो 650 करोड़ रुपया प्रीमियम लिया गया और 6 करोड़ रुपया भी किसान को फसल खराब होने के बाद नहीं दिया गया। इसके अलावा जो करने वाली बात थी इस बिल में, वो ये होनी चाहिए थी, भंडारण पे बात होनी चाहिए थी, किसान को कोल्ड स्टोर उपलब्ध कराने चाहिए थे, सस्ते दर पर बिजली उपलब्ध करानी चाहिए थी, और एमएसपी की बात होनी चाहिए थी। बात हो रही है कि दिल्ली क्यों जा रहा है किसान? अरे उसकी राजधानी है, उसका देश है, जहाँ मुफ्त फ्री है, जहाँ जाना चाहता है वहाँ जाए। आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है कि भाई वो नहीं जाना चाहिए? और दूसरी बात जो आपने कहा था, वहीं से शुरू करता हूँ, कि उत्तर प्रदेश का किसान नहीं कर रहा है। मैं बताता हूँ, किसान बहुत भोला भाला होता है। किसान इस देश में टैक्स चोरी नहीं करता, जमाखोरी नहीं करता, घूसखोरी नहीं करता। तो किसान जब वो है पंजाब से शुरू हुई है, हरियाणा होते हुए दिल्ली पहुंच गई ना, आज उत्तर प्रदेश में दाखिल हो गई। आप इंतजार कीजिए, पूरे देश में फैलने वाली है। और किसान इतना कमजोर नहीं है कि उसको लाठी पर गोली चलाकर दबा दिया जाए या पानी की बौछार। किसान ने मेरी बात एक और सुन लीजिए, किसान पे पानी की बौछार का कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो रात में कड़ाके की सर्दी में खेत में खड़े होकर पानी बलाता है खेत में, तो उस पर इस पानी की बौछार का कोई असर होने जाने वाला नहीं है। देवेंद्र जी मेरी बात अच्छी तरह से समझते होंगे। देवेंद्र जी, आप मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, पहले अपने मित्र को कसाना जी को बता देना चाहता हूं कि इस देश का जो प्रधानमंत्री है वो किसान का बेटा है, इस देश का जो मुख्यमंत्री है इस प्रदेश का वो किसान का बेटा है। और जो सब हम लोग बैठे हैं डिबेट में, मालूम था कि वो मुझसे लेकर और जितना वो आज ही पता चला है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इस देश का, इस किसान का ही बेटा है। नहीं, आज पता चला है कि अभी तक बताया, मैं आपकी इस बात को मानता हूं, अभी तक बताया जाता था कि वो चाय बनाने वाले आम आदमी नहीं है, लेकिन इस देश को, शासन को चलाने वाले जो जिम्मेदार लोग हैं, जिन पे लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है, जिन पे 135 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है, उनके लिए व्यवस्था बनाना, उनको कोई नुकसान न पहुंचे, उनके साथ पंजाब जैसी घटना न घटे कि कहीं तुम्हारी ओट लेकर, कहीं किसान की ओट लेकर, तो यहाँ कुछ एक पार्टी ऐसी है। देवेंद्र जी, तो क्या किसान से बात की प्रधानमंत्री जी ने? क्या मेरे को बस इतना जानना, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, मैं बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मैं बहस नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या प्रधानमंत्री जी ने किसान संगठनों से बात की, और यदि बात नहीं की तो वो बात करने से क्यों बचते हैं ऐसे संगठनों से? दिल्ली में जाने के लिए जगह तय की गई है,
निरंकारी ग्राउंड बहुत बड़ा ग्राउंड है और दिल्ली का बहुत शानदार हिस्सा है। भाई साहब, किसान का खेत भी बहुत बड़ा ग्राउंड होता है, फिर तो वो अपने गांव में बैठ के वहीं से बात कर ले। सुनने के लिए तैयार है, आपकी बात माननीय मंत्री सुनने के लिए तैयार है, और जो कहीं जरूरत है कहीं बदलाव की तो वहां सरकार सुनने के लिए तैयार है, लेकिन देश में आग लगाने का काम नहीं करने दिया जाएगा। और खासकर विपक्ष को। आप प्रवक्ता वंशराज जी की बात चाहते हैं, ठीक लौटेंगे वंशराज जी से जान लेते हैं। वंशराज जी, मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से किसानों की मांग थी दिल्ली जाने की, लेकिन निरंकारी ग्राउंड पर जब जाने की परमिशन दे दी गई तो वापस क्यों वहां पर रुक गए? आखिर क्यों मना कर दिया गया कि निरंकारी ग्राउंड में नहीं जाना है, आगे जाना है, दिल्ली जाना है? प्रदर्शन ही तो करना है, तो निरंकारी ग्राउंड कौन सा दूर था, दिल्ली में ही तो है। प्रदर्शन तो फिर खेत में बैठ के भी किया जा सकता है। तो दिल्ली आपको आना था, परमिशन तो मिल गई ना। वंशराज जी बताइए। नहीं, ये बताइए, प्रदर्शन करना है तो ये सरकार चाहती है कि क्या देश का अन्नदाता जो सुबह से शाम तक मेहनत करता है, इनका पेट पालता है, इस देश का प्रधानमंत्री का भी तो दोनों का पेट पालने का काम करता है, उससे प्रदर्शन करने का काम करे। दूसरा मुझे ये बताइए कि अभी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के प्रवक्ता बैठे देवेंद्र जी इतने जोर से इतने हाजी के साथ भाषण दे रहे हैं, ये कोई भाषण का चैनल नहीं है। देवेंद्र जी यहाँ पे जवाब मैं मुद्दे के साथ बोल रहा हूँ जो अपनी मांग कर रहा है उसको प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री जो क्या हो जाते हैं, जो किसान के बेटे हो जाते हैं, जो कभी किसी और के बेटे हो जाते हैं, जमीन के बाद क्यों नहीं? दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इनके बीच में क्यों नहीं गया? तीसरा मुझे बता दीजिए कि अभी किसान आंदोलन नहीं कर रहा था, तो भैया ज्यादा बड़ा सरकार नहीं है। एक एक करके बोलिए देवेंद्र जी, रुकिए, बोले दीजिए जी। वंशराज जी, जी देवेंद्र जी आप पर भी आएंगे, बोलने दीजिए वंशराज जी। जी मैं सबके साथ बोलता हूँ हमेशा। देवेंद्र जी, आपसे मैंने अभी पूछा था थोड़ी देर पहले, वंशराज जी को बोलने दीजिए। एक एक करके बोलिए, कैसे सुनेंगे फिर लोग? एक एक करके बोलिए। देवेंद्र जी रुकिए, वंशराज जी को बोलने दीजिए। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाया जिसमें स्टेडियम को जगह देने की अनुमति नहीं दी, हम किसानों के साथ आंदोलन करेंगे और आपकी जवाबदारी जिम्मेदारी करने का काम करेंगे। ये कोई भाषण का अड्डा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, किसान बिल पे बात होनी चाहिए, किस चीज पे बात होने लगी है? सिर्फ किसानों के माध्यम से इस देश को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। हमेशा विपक्ष के साथ खड़े होते हैं, हमेशा सीमाओं की बात आती है, विदेशी ताकतों की बात आती है, संसद में खड़े होकर विदेशों का साथ देते हैं। आपका प्रधानमंत्री आप किसी किसान के हित में नहीं हो। ठीक देवेंद्र जी, ठीक। वंशराज जी रुकिए, मनोज जी से जानते हैं। मनोज जी आप बताइए कि किसानों का निरंकारी ग्राउंड पर जाने से मना करना, ये फैसला कितना ठीक है? चैनल के कि ये अन्नदाता की ऐसी स्थिति बहस है, इस पे मेरे ख्याल से लड़ने की जरूरत नहीं, ये अपनी अपनी बारी में बात कहें, क्योंकि इस वक्त पूरे देश का किसान तमाम सारे न्यूज चैनल पे हम नेताओं को, तमाम सारे राजनीतिक दलों को, एक्सपर्ट को, पत्रकारों को, सबको सुन रहा है और शायद उम्मीद करता है कि हमारे हक की बात वो लोग करेंगे। मैं कहता हूं कि अगर किसान किसी जगह पे नहीं बैठना चाहते हैं और जो अपनी पसंद की जगह पे बैठना चाहते हैं तो सरकार को बैठने देना चाहिए, क्योंकि मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 2014 से पहले रामलीला ग्राउंड में जबरदस्त आंदोलन हुआ था। वो किसी राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं था, भ्रष्टाचार के खिलाफ था, सरकार बदलने के खिलाफ था और तमाम सारी बातों को लेकर था, और वो उस वक्त की सरकार ने उस आंदोलन को पूर्ण होने दिया। बेहतर होता कि मोदी सरकार भी इस आंदोलन के लिए किसानों की जगह एक बात जय जवान जय किसान की जगह मरता किसान और मरता जवान। आज मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष की तरफ से कोई ऐसा राजनीतिक भाषण दिया जा रहा है मोदी जी की तरफ। और मोदी जी, मैं अगर ये कहता हूं कि इस देश के सबसे बेहतरीन है और अवतार लिया है इस देश में उन्होंने, 8वां 9वां अवतार है उनका, मैं यहां तक संज्ञा देने को तैयार हूं।
तो ऐसा करें, इस देश के किसानों को अपने अनाज के मूल्य का निर्धारण करने का अधिकार दे दें। कोई किसान आंदोलन नहीं करेगा, कोई किसान दिल्ली नहीं जाएगा, कोई किसान कहीं नहीं जाएगा, वो अपना अनाज अपनी शर्तों पे बेचेगा। जिस तरीके से मेरे पास ये पेन है, इस पेन की कीमत कंपनी तय करती है, जो कंपनी बनाती है, ना हम तय करते हैं, ना आपका चैनल तय करता है, और ना ही इसके माध्यम जो बीच के लोग हैं। अजय जी से जानते हैं। अजय जी, आप बताइए कि किसानों को दिल्ली में प्रदर्शन करना था और जब निरंकारी ग्राउंड पर जाके परमिशन दी गई तो उनका ये मना करना, ये फैसले लेना कितना ठीक है? देखिए मैं समझता हूँ किसानों को ये लगा जब अपने घर से चले, पंजाब या हरियाणा की हम बात कर रहे हैं कि चलो अपने राज्यों में सुनवाई नहीं हो रही, दिल्ली चल के बात करेंगे, सरकार सुनेगी, वहाँ प्रधानमंत्री हैं, वो हमारी बात सुनेंगे। और अपनी बात कहने के लिए वो दिल्ली आ रहे थे, लेकिन बॉर्डर भी रोक दिया गया बुराड़ी पर, कहा कि आप यहाँ अपनी बात कह दीजिए। तो ये बात तो अपने जैसा भी यतेंद्र कसाना जी कह रहे थे, अपने खेत के गाँव में खड़ो के भी कह सकते हैं। तो उनको दिल्ली आने देना चाहिए, वो अपनी बात कहें। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, हमने वो भी देखा है कि किसानों ने बैरिकेड तोड़े हैं, नहर में फेंके हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना है, लेकिन उनके जो संगठन है, उनके जो मुखिया हैं, उनको बुलाया जाए, उनसे बैठ के बातचीत की जाए। बिल्कुल, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी इस बात के लिए। यतेंद्र जी, आप जवाब दीजिएगा कि जब यहाँ पर प्रशासन ने कोशिश की थी कि 5 लोग आइए, 4 लोग आइए, बात कीजिए, तो आखिर क्यों इस बात पर किसानों ने नहीं मानी बात? देखिए, ऐसा हो सकता है कि तमाम राजनीतिक संगठन भी इसमें हैं, तमाम तरह के किसान संगठन इसमें हैं, बहुत सारे, ऐसा नहीं कि कोई एक आदमी इसको लीड कर रहा है या किसी एक दल का ये आंदोलन है, ये तमाम तरह के इसमें लोग जुड़े हुए हैं। तो सरकार से हमें उम्मीद करते हैं कि सरकार ही अपने 3, 4, 5 लोग नुमाइंदे क्यों नहीं भेज देती कि वहाँ पे चले जाएं और किसानों से बात करके। यतेंद्र कसाना जी ने एक बहुत अच्छी बात कह दी, इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, यानी कि ये जो धरना प्रदर्शन है, आंदोलन में प्रायोजित हो गया, जो कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है। यानी कि जब ये प्रायोजित हो गया, अलग अलग संगठन हो गए, जब प्रेशर ग्रुप कहते हैं, या पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, यानी किसान बट गया। अब किसान जो है सत्ता पक्ष का हो गया, विपक्ष का भी हो गया। जब विपक्ष का किसान हो गया तो विपक्षी किसान क्यों सुनी जाएगी? किसान तो देश का है, जिसको अन्नदाता कहते हैं। ये प्रायोजित हो गया भी है। आप यदि 6-6 महीने का राशन लेके सड़क पर निकलेंगे और कहेंगे कि आप हमें सुनने दिया जाए, पूरे सड़क को ब्लॉक करेंगे, तो तरीका तो वही है जो 3 दिसंबर को बातचीत होनी थी। प्रदर्शन की जब बात हो रही थी तो 4 लोग आते और शांतिपूर्ण वार्ता करते, और ये बात तो खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कही थी कि आप आइए दिसंबर के महीने में, 3 दिसंबर को, 4 दिसंबर को आप आइए, बात कीजिए। तो आखिर बात करने का मौका तो दिया गया ना। संजय जी से बात करते हैं पहले। संजय जी, किसान प्रायोजित हो गया? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, ना तो कोई किसान प्रायोजित हो गया है, इसलिए तमाम राजनीतिक दल, या इसमें मैं कहना चाहता हूँ जो सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं, सभी किसान परिवारों से निकले हैं। तो क्या अपने परिवार की मदद करने के लिए, उनकी समस्या में खड़े होने के लिए, जब सरकार उनको सुन रही है, तो क्या वो प्रायोजित हो गया है? ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 18% का जीएसटी किसानों के उपकरण पे ये सरकार लगाएगी, तो क्या वो अपनी आवाज ना उठाए? क्या 50 किलो का यूरिया का थैला 45 किलो कर दिया जाए और दाम दोगुना कर दिया जाए? किसान बिल जो पास हुए हैं उनको लेकर ये प्रदर्शन है, ये आवाज उनके लिए उठाई जा रही है। एमएसपी को लेकर लगातार बात हो रही है। ये लगातार एमएसपी को लेकर कही थी कि वो एमएसपी के लिए बिल लेकर आएंगे। ये लगातार संजय जी एक सवाल है मेरा आपसे। संजय जी एक सवाल है मेरा आपसे, एक सवाल ले लीजिए। एक सवाल सिर्फ 3 दिसंबर तक का इंतजार क्यों नहीं कर सके किसान? बस 3 दिसंबर तक का इंतजार क्यों नहीं कर सके किसान? इससे पहले सड़क पे क्यों, और 6-6 महीने का रसद पानी लेकर सड़क पे क्यों है? क्यों आर पार के मूड में है? 3 दिसंबर तक इंतजार क्यों नहीं? अगर नरेंद्र तोमर बात नहीं करते, उसके बाद किसान सड़क पर उतरता, तब मैं कहता किसानों का ये मूवमेंट सही है और ये प्रायोजित नहीं है। अरे भाई साहब, आज पत्रकारों में होड़ लगी है किसान की बात के ऊपर हम बात। संजय जी, किसान की बात सुनने के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी वक्त दिया। किसानों का बकाया भुगतान होना चाहिए। 12,000 करोड़ का गन्ने का किसान का बकाया पड़ा हुआ है, आप हमारा उसका भुगतान हो जाना चाहिए। लेकिन 3 दिसंबर तक इंतजार क्यों नहीं, ये मेरा सवाल है बस। नहीं, सरकार की पैरवी तो ठीक है आप कर रहे हैं, अच्छी बात है। किसान की भी कमाल की बात है। मैं किसी की पैरवी नहीं कर रहा हूं संजय जी, मेरे दोस्त, मैं पैरवी नहीं कर रहा हूं। मैं छोटी सी बात कह रहा हूं कि 3 दिसंबर तक इंतजार क्यों नहीं? बस जो ठेका सरकार ने लिया है, हम किसी की पैरवी नहीं कर रहे हैं, हम समाज की पैरवी करते हैं, हम आम आदमी की बात करते हैं, हम किसी पार्टी की पैरवी नहीं करते हैं। सिर्फ एक ही सवाल है,
कि यदि पहले तो आपको ये साबित करना पड़ेगा ये प्रायोजित नहीं, जैसे भी कसाना जी कह रहे थे बहुत सारे राजनीतिक संगठन में इन्वॉल्व हो गए हैं, बात है है ना, अगर बुरी बात नहीं है तो यदि पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हो जाएंगी तो ये प्रायोजित हो गया। ठीक, मनोज जी 3 दिसंबर तक हम इंतजार नहीं करना चाहते। मनोज जी कुछ कहना चाहते हो? कोरोना का समय है, लॉकडाउन नहीं, कोरोना का समय है और सड़क पर आपने उतार दिया किसान। बिल्कुल, मनोज जी कुछ कहना चाहते हैं, उनकी सुन लेते हैं। अजय जी रुकिए, मनोज जी बोलिए। अगर अजय जी का ये आरोप है कि ये देश के विपक्ष के लोगों ने ऐसा आंदोलन कर दिया है, तो मैं सीधा आरोप लगाता हूं कि इससे पहले जो आंदोलन हुए देश में, उसमें भी विपक्ष का महत्वपूर्ण योगदान रहा होगा। क्या अन्ना आंदोलन की बातों को दोहराना चाहेंगे या नहीं दोहराना चाहेंगे? आज अन्ना हजारे जैसे लोग कहां चले गए? क्या देश में किसानों के ऊपर जिस तरह का अत्याचार हो रहा है, ऐसे ऐसे फासिस्टवादी कानून लाए जा रहे हैं जिनमें किसी को कुछ कहने का अधिकार ही नहीं है। मैं मनोज जी की बात से सहमत हूं, ऐसे में अन्ना जी को सामने आना चाहिए, कुछ ना कुछ कहना चाहिए था किसानों के ऊपर। मैं सहमत हूं आपकी बात से, बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से। मनोज जी, बिल पूरे देश के लिए है, ये बिल पूरे देश के किसानों के लिए है, सिर्फ हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए तो नहीं है ना। देखकर आ रही है, उनको क्यों रोक दिया? वो क्या समाजवादी पार्टी से थी, कांग्रेस से थी या किसी और राजनीतिक दल से थी? इस तरह अगर सरकार सबको रोक देगी, किसी को आगे नहीं आने देगी, किसी को अपनी बात नहीं कहने देगी, तो इसको तो तानाशाही कहा जाएगा। बात करने का मौका दिया गया ना, लेकिन मना कर दिया गया। 3 दिसंबर तक तो इंतजार कर ही नहीं रहे हैं ना किसान। मैं कह रहा हूं किसान आया है, अगर अपना घर त्याग के आया, अपनी खेती छोड़ के आया है, तो तत्काल बात करनी चाहिए। क्या प्रधानमंत्री जी कहीं व्यस्त है, विदेशी दौरे पे है क्या? या कृषि मंत्री उपवास रख के 9 दिन का व्रत रखे हैं जो नहीं मिल सकते? 3 तारीख तक कितनी मिल सकता है? कोरोना काल है, कौन सा चुनाव हो रहा है? देवेंद्र जी से जाते, देवेंद्र जी बताइए, देवेंद्र जी जवाब दीजिए। देखिए, मैंने बड़े आराम से सुना है सब लोगों को। रितु जी पूछिए, अगर 1 मिनट ये लोग देना चाहेंगे तो अलग अलग सबका जवाब देना पड़ेगा। ठीक, देवेंद्र जी बोलिए, जवाब दीजिए, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, जवाब दीजिए। हाँ, तभी तो देना चाहूंगा। बस मुझे ऐसा लगता है आप बहुत जल्द किसान को भी देशद्रोही घोषित करने वाले हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि अब आप और कुछ करेंगे। आप सिर्फ 1 मिनट सुन लीजिए। और देशद्रोही की या देश प्रेमी की बात जो है ना, आप ना करें तो अच्छी बात है। क्यों? इस देश का किसान, जो इस देश का किसान है वो देशद्रोही की बात, आप देश के किसान को देशद्रोही का सर्टिफिकेट देने जा रहे हैं। आपने दिया सर्टिफिकेट और किसी को अधिकार नहीं है। आपने कहा कि जो भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगा आप उसे देशद्रोही बताएंगे। इस देश के किसान को आप देशद्रोही बताने जा रहे हैं जो दिल्ली कूच कर रहा है। 2 मिनट उछलिए मत। अरे उछल कोई नहीं रहा, बैठे रहिए, भाषा संयम रखिए। ए श्रीमान जी, संबित पात्रा मत बनने की कोशिश करिए, संबित पात्रा को कॉपी मत करिए। मैं संबित पात्रा को कॉपी मत करिए, समझ गए? मैं किसी राजनीतिक दल की तरफ से नहीं आया हूं, मैं उसी किसान की तरफ से आया हूं। आप यहाँ पर ये मत दिखाइए कि आप बहुत बढ़िया बोलते हैं। आप अपनी भाषा ठीक करिए, समझे? आप अपनी भाषा ठीक करिए। उछल आप रहे हैं, ये सारा उछल कूदने का काम और देश में बाजीगरी का काम आप ही के दल ने शुरू किया है। इसकी टोपी उसके सर, जहाँ पे चुनाव है वहां का दुपट्टा और किसान के लिए लाठी। ऐसा नहीं चलेगा कि किसान ने लाठी निकाल ली है। समझ जाइए, किसान ने लाठी निकाल ली है, वरना जिस दिन पड़ेगी ना, भूल गए मुजफ्फरनगर कितनी बड़ी रैली हुई थी? भूल गए? आपने जयंत चौधरी को लाठी मारी थी, किसान के बेटे को, पता चला कितनी बड़ी बड़ी सभाएं हुई और आपको वहां से भागना पड़ा था मुंह छुपा के। इसलिए बच के रहिए किसान से, सावधान रहिए किसान से, समझ गए श्रीमान जी? और ये आपकी लाठी पाठी जो है ना, ये किसान की लाठी नहीं है, आप जैसे कुछ एक लोगों की है जो गिनती के होते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर तोड़ते हैं, जो सरकार को और आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो लाठी खाने का काम करते हैं। किसान कभी लाठी खाने का काम नहीं तो करता। आप उसको आरती उतार रहे हैं बॉर्डर पे, आप जो किसान पे बॉर्डर पे आरती उतार रहे हैं, आप उस पर जो पानी फेंक रहे हैं वो उसकी आरती उतारी जा रही है। आप अपने आप को देखिए, आप लोग दोगले, झूठे और मक्कार किस्म के लोग हैं जो इस देश पे जिन्होंने कब्जा कर लिया है। सीधा जो है, मैं किसान की तरफ से कह रहा हूं कि आप किसान विरोधी हैं। आप इस देश में सबसे बड़े किसान विरोधी हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश में सबसे बड़े किसान विरोधी हैं। लाठियां चलने का काम जब हुआ था, आप गलत समझे? आप डीजल पर सब्सिडी नहीं दे रहे हैं, आपने ट्रैक्टर पर सब्सिडी की बात नहीं करी है, आपने भंडारण पे कोई बात नहीं की है। आप बात करेंगे दिल्ली आ रहे किसान, गलत कर रहे हैं। किसान दिल्ली भी आएगा और आपको सत्ता से भी हटाएगा, समझ लीजिए। जो मुद्दा है, अगर किसान सड़क पर उतरे हैं तो शायद किसान बिल को लेकर ही उतरे हैं। जी बिल्कुल। अब यहाँ पर
आप आम आदमी के प्रवक्ता के पास चलते हैं, वंशराज जी के पास। वंशराज जी, आप बताइए कि किसान क्या बटा हुआ है? सिर्फ यहाँ पर दिल्ली में पंजाब और हरियाणा का किसान ही क्यों कूच कर रहा है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश ने जब देखा तो समर्थन करने के लिए। चाहता हूं, आप कैसे कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में प्रदर्शन नहीं हो रहे? आप कैसे कह सकते हैं? सड़क पर दिख नहीं रहा ना, सड़क पर दिख नहीं रहा, जो सड़क पर दिखेगा उसी के बारे में बात करेंगे ना। चैनल ना दिखा रहे, मैं नहीं जानता। सोशल मीडिया पर आज तक तेलंगाना में प्रदर्शन हुए हैं, आपने महाराष्ट्र में पूरे साउथ में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन टेलीविजन वंशराज जी से जान लेते हैं। वंशराज जी, सरकार से ऐड चाहिए, आपके पास कहने वाला कोई नहीं है इस देश में। किसान की बात करनी होगी, पहली बात तो ये कि मीडिया को क्या दिक्कत है? आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी, वरना सरकार को जाना पड़ेगा। मीडिया को क्या दिक्कत है किसानों के प्रदर्शन को दिखाने में? अगर हरियाणा का दिखाया है, पंजाब का दिखाया है, तो साउथ का भी दिखाएगा। ये कैसे बातें कर रहे हैं आप? अजीब इल्जाम लगा रहे हैं। वंशराज जी से जानते हैं। वंशराज जी, क्या किसान बटा हुआ है? शामिल है इसमें पूरा देश का किसान सड़क पर क्यों नहीं है? यतेंद्र जी, सड़क पर सिर्फ 3 जगह का किसान क्यों दिखाई दे रहा है? क्या आप देखने गए? क्या मैं दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है? हम भी तो दिखाई रहे हैं आपको। पूरे देश के सामने अभी सोशल मीडिया पर दिखाता हूँ। क्या आप अपने चैनल पे मानेंगे कि आप लोगों ने गलत बात की? क्या आप ये मानेंगे? गलत बात किस तरीके से? जो भी चीजें वो दिखाई जा रही है ना, आप ये बताइए कि मीडिया क्यों नहीं दिखाएगा? ये बता दीजिए, मीडिया क्यों नहीं दिखाएगा? हम क्यों नहीं दिखाएंगे? अगर प्रदर्शन कहीं होगा तो हम प्रदर्शन क्यों नहीं दिखाएंगे? आपकी बात से सहमत नहीं। क्या सिर्फ 4 राज्य का यदि किसान परेशान है तो उसकी परेशानी नहीं सुनी जानी चाहिए? बिल्कुल सुनी जाने के लिए 3 दिसंबर की तारीख दी ना। यतेंद्र जी, 3 दिसंबर की तारीख क्यों दी? क्यों कहती है कि सिर्फ 3 राज्य, सिर्फ 4 राज्य, सिर्फ 3 राज्य? अरे अजय जी, 4 राज्य में क्या कम लोग हैं? क्या वहाँ के किसान अजय जी जवाब दीजिए अब इन बातों का। ठीक, अजय जी, देखिए किसानों ने अलग अलग राज्यों लौटेंगे वंशराज जी आपके पास। देखिए मैं अजय जी, सिर्फ 3 जगह का किसान सड़कों पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा? ये जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि हर जगह प्रदर्शन हो रहा है। आपके सवाल को किसानों ने थोड़ा दूसरे तरीके से ले लिया। किसान आंदोलन हर राज्य में हो रहे हैं, छुटपुट हो रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली की तरफ कूच किया है वो पंजाब हरियाणा के किसानों ने किया है। इसकी वजह से सवाल उठ रहा है कि दिल्ली और जो पंजाब और हरियाणा का जो किसान है वो दिल्ली की तरफ आया है और वो अपनी बात कहना चाहता है। हम यहाँ पे जो चर्चा कर रहे हैं कि जो किसान अपनी बात कहना चाहता है उसको सुनने के लिए दिल्ली आने से क्यों रोका जा रहा है, क्यों एमएसपी पे बात नहीं हो रही है, क्यों बकाया पे बात नहीं हो रही है। जो बकाया जो पड़ा रहता है 6-6 महीने का बकाया रहता है। जैसे गन्ना का जो मूल्य है वो जो है लगभग 12,000 करोड़ के आसपास बकाया है। जो दूसरी सब्सिडीज पे बात नहीं हो रही है, जो भंडारण है उसके ऊपर बातचीत नहीं हो रही है, मंडियां खत्म होने का डर उसके अंदर है, उस पर बातचीत नहीं हो रही है। तो इस पे बातचीत होनी चाहिए, इस पे होना चाहिए। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि 20 सितंबर को किसानों ने चेतावनी दी थी कि हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे। अजय जी, एक बात यहाँ पर बताइए, यतेंद्र जी बार बार कह रहे हैं कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही। जब खुद कृषि मंत्री ने ये बात कही है कि 3 दिसंबर को आप आइए बात करेंगे, आप आइए बात करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जगह भी दे दी गई है कि निरंकारी ग्राउंड पर आप जाइए, प्रदर्शन कीजिए। इसके अलावा ऐसा क्या रह गया जो फिर किसानों के आगे कमी पड़ गई? वो ये चाहते हैं कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही। नहीं, आपकी ये बात मैंने कही थी 3 दिसंबर तक इंतजार करना चाहिए था, लेकिन इससे पहले भी एक बार बातचीत हुई थी जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने समय देकर अपने सचिव को बैठा दिया और सचिव सिर्फ कृषि बिल के फायदे गिना रहा था। इसलिए किसानों को इस बार भी लगता है क्या 3 दिसंबर को बातचीत होगी या नहीं होगी, या सिर्फ सचिव ही बैठ के सुनेंगे या सचिव ही बताएंगे। तो वही सवाल है, क्या बीजेपी सरकार किसानों का भरोसा नहीं जीत पाई? क्या वो समझा नहीं पाई कि हम आपके साथ में, क्योंकि यही बीजेपी सरकार है जिसने कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। यदि हम पिछले 70 साल को उठाकर देखते हैं कितनी मूल्यों में वृद्धि हुई, 19% मूल्यों में वृद्धि हुई किसानों की फसलों में, लेकिन बाकी में जो है 150 से ऊपर की वृद्धि हो चुकी है। तो ऐसे में किसान अपनी मांग को लेकर अड़ा हुआ है। और ये किसान ही नहीं है, किसान के साथ साथ मजदूर संगठनों ने भी विरोध किया है और एक देशव्यापी बंद का भी आह्वान किया था जिसकी वजह से बंद हुआ था। तो हमें समझना पड़ेगा यहाँ पर। मनोज जी से सवाल पूछते हैं। मनोज जी, आप ये बताइए कि जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा के किसान जब प्रदर्शन करते हुए दिल्ली कूच कर उन्होंने आंदोलन शुरू किया, तब जाके उत्तर प्रदेश के किसानों की आंख खुली है क्या? शुरुआती दौर पर दिखाई दिया कि उनमें नाराजगी है, उसके बाद इतने दिनों से शांत, इतने महीनों से शांत, और उनका समर्थन करने के लिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन शुरू कर दिया। मनोज जी, देखिए तो वो होती है पंजाब और हरियाणा में। उस किसानों को शायद मेरे ख्याल से कृषि सबसे बेहतरीन जितनी उसकी उपज पैदा कर लेते हैं किसान वहां के, उतना मुझे नहीं लगता कि देश के किसी क्षेत्र में इतना ज्यादा पैदावार होती। पश्चिम बंगाल को अगर हम और छत्तीसगढ़ को थोड़ा सा छोड़ दें, वहां भी एक स्पेशल धान की पैदावार होती है।
तो चूंकि वहां का किसान पढ़ा लिखा और एक बड़े पैमाने पे खेती होती है और आधुनिकता के साथ खेती होती है, तो उसको अपना लाभ उसका हानि पता है। मैं अगर बात करता हूँ झारखंड की और तमाम सारे बिहार जैसे प्रांतों की, जहां कृषि सिर्फ जीवन, मनोज जी हमारा तो देश ही कृषि प्रधान देश है। नहीं, ये मुझे बेहतर पता है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों तो सिर्फ 2 राज्यों के ऊपर पूरी कृषि आधारित नहीं है ना, पूरा देश है, अलग अलग स्पेशलाइज है। लेकिन मुझे अपनी पूरी बात बहुत शॉर्ट टाइम में मैं कह देता हूं कि अगर मोदी सरकार को लगता है कि संविधान दिवस पे बड़ा भाषण देके कि हम संवैधानिक ढंग से सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या किसानों का ये राइट नहीं बनता है कि वो अपनी बात कहें? और क्या इस देश की सरकार का ये राइट नहीं बनता है कि जब किसान सैकड़ों हजारों लाखों की तादाद में रोड पे आ गया है, खाना लेके अपने बिस्तर लेके आ गया, समय थोड़ा कम है, वंशराज जी से जानेंगे। वंशराज जी, किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना था, लेकिन देखा गया कि प्रदर्शन किस तरीके से हुआ। बात करने की बात कही गई तो बात करने का मौका भी दिया गया, 3 दिसंबर की तारीख दे दी, निरंकारी ग्राउंड दे दिया, उसके बाद किस बात की कमी रह गई? ऋतु जी, सबसे पहले सवाल ये है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम इनकी बात से क्यों विश्वास करते हैं? आप यहाँ पे भाजपा जी कह रहे हैं, कृषि मंत्री जी ने 3 तारीख की समय दे रखा है। अपने प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी 2014 से क्या जी क्या फसल के 50% लागत मूल्य देने की बात की थी, क्या जी क्या? उसके बाद आप देखिए लगातार जो रोजगार लगातार कम हो रहे हैं, उससे बात की थी, क्या जी क्या? तो इनके ऊपर विश्वास करना मुझे लगता है कहीं न कहीं एक तरीके से गलत होगा। इनकी बातों पर विश्वास करना कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, इनकी दरअसल क्या है कि इनकी चित भी इनकी पट भी, आप इस बात को समझिए, ये चाहते नहीं है कि पूरे देश का किसान, ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन कर नहीं रहा है। ठीक, वंशराज जी, ठीक, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो पंजाब और हरियाणा का किसान सड़क पर है, साथ में उत्तर प्रदेश का किसान भी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस कानून बिल को लेकर कौन पीछे हटेगा, सरकार या फिर किसान। तो फिलहाल आज की इस खास चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।